हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिलेक्शन वे पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में मगध अंपायर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और मगध अंपायर के लास्ट फेज तक हम लोग पहुंच भी चुके थे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो एंशिएंट डायनेस्टी एक नए चैप्टर की हम लोगों ने शुरुआत करी थी। इस चैप्टर के अंदर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की जितनी भी प्राचीन कालीन डायनेस्टीज हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में मगध अंपायर के अंदर हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी और उसके बाद नंद डायनेस्टी, इन तीनों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। अब नंद डायनेस्टी जहां से खत्म हो रही है वहीं से आपका मगध अंपायर भी खत्म हो रहा है और इसके बाद पर्टिकुलर डायनेस्टीज आती चली जाएंगी, जैसे कि मौर्य अंपायर हो गया, शुंग डायनेस्टी हो गई, ऐसे करके आते जाएंगे और रूल करते जाएंगे ये लोग भारत पे। अब एक पेच ये फंस गया था कल की क्लास के लास्ट में, वो ये कि मैंने आपको बताया था कि जो महापद्मनंद का बेटा है धनानंद, ये बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, भोग और विलास में डूबा रहता है और आचार्य चाणक्य का अपमान इसने कर दिया है। चाणक्य दूसरी तरफ, जो कि अलेक्जेंडर आकर बैठ चुका है सिंधु नदी के मुहाने पर भारत पे आक्रमण करने के लिए, तो चाणक्य उससे आगाह करने के लिए, उसके लिए वार्निंग देने भी धनानंद को आए थे और साथ में चाणक्य ये चाहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण हो। अब ऐसे में धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया है। चाणक्य ने अपनी चोटी खोलकर वहीं पर एक वचन लिया है कि अब मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा नंद वंश के ऊपर कदम रख के। मतलब कहने का, चाणक्य का कहना है कि मैं नंद वंश का विनाश कर दूंगा। अब ये ऐसा होगा कैसे, इसको समझते हैं। अब यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दिन शुरू होंगे। चाणक्य को नहीं पता कि वो किस तरीके से अखंड भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर। चाणक्य जब वापस तक्षशिला विश्वविद्यालय जाते हैं तो उन्हें यह बहुत ही जल्द समझ आ जाता है कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की खोज है जिसके अंदर काबिलियत हो, जो कि अखंड भारत का निर्माण कर सके, अखंड भारत का सम्राट बन सके आगे आने वाले टाइम में। लेकिन यह खोज उनकी तक्षशिला विश्वविद्यालय में बैठ के पूरी नहीं होने वाली। इसके लिए उनको वहां से बाहर निकलना होगा और भारत भ्रमण करना होगा। तो चाणक्य ने फैसला लिया कि वो भारत भ्रमण करेंगे और इस पूरे भारत में इस मिट्टी से जन्मा हुआ कोई एक तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर वो काबिलियत हो। तो चाणक्य निकल पड़ते हैं और अपने भारत भ्रमण की ही यात्रा में चाणक्य को एक जगह पर चलते चलते आ रहे होते हैं, वहां पर एक प्रतियोगिता होती हुई दिखाई देती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्रतियोगिता होती हुई दिखाई देती है। वहां पर एक गुरु होते हैं और वो जितने भी राजकुमार होते हैं, आसपास के क्षेत्रों के जो राजे महाराजे होते हैं, उनके बेटे जो होते हैं राजकुमारों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उनके बीच में एक प्रतियोगिता करवा रहे होते हैं। अब वो जो प्रतियोगिता है वो ऐसी होती है कि पहाड़ का एक टीला होता है, उसके ऊपर चढ़ना है दौड़ते हुए और उसके चक्कर लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, और कौन कितने कम समय में ऐसा कर लेगा। मतलब कहने का आप ये बोल सकते हो प्रतियोगिता इस बात की थी कि कौन कितना बेहतरीन धावक है, मतलब कौन कितनी बेहतरीन दौड़ लगा सकता है। चाणक्य ये देख रहे होते हैं। अब ऐसे में चाणक्य की नजर पड़ती है कि थोड़ी ही दूर पर एक मोर चराने वाला चरवाहा है। एक करीब होगा 16-17 साल का लड़का, धूल में बिल्कुल लिपटा हुआ और बड़े ही चाव से देख रहा होता है उस प्रतियोगिता को। और जैसे कि चाणक्य समझ जाते हैं कि उसको देखते ही कि यह प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आके बोल भी सके। तो चाणक्य उसको बुलाते हैं अपने पास। वो चरवाहा लड़का 16-17 साल का चाणक्य के पास आता है। चाणक्य बोलते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हो? वो कहता है बिल्कुल। तो चाणक्य का कहना होता है तो क्यों नहीं ले रहे हो? तो उसका कहना होता है कि ये जितने भी हैं ये राजकुमार हैं सब, और अगर मैंने इन आचार्य को कहा तो ये मुझे मना कर देंगे, तो हमें अनुमति नहीं है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की। तो चाणक्य कहते हैं लेकिन प्रतिभा का तो कोई इस तरीके की जगह पर स्थान नहीं होता। प्रतिभा तो प्रतिभा है, जिसके अंदर होगी और जिसके अंदर क्षमता होगी वो तो प्रदर्शित होनी ही चाहिए।
चाणक्य कहते हैं चलो मेरे साथ। और वो जो आचार्य होते हैं उनसे जाकर चाणक्य बोलते हैं कि आप इसको प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाइए। तो वो जो आचार्य होते हैं उनका कहना होता है अब ये मोर चराने वाला चरवाहा राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता करेगा, इसकी इतनी हिम्मत। और आपको क्या लगता है कि ये इन राजकुमारों के साथ प्रतियोगिता कर भी सकता है? इसके अंदर इतनी काबिलियत है? तो चाणक्य का कहना है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद ही पता लगेगा कि किसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन प्रतियोगिता लेने का हक तो सबको होना चाहिए। तो वो कहते हैं आपका परिचय क्या है? तो चाणक्य अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम विष्णुगुप्त है, गोत्र मेरा कौटिल्य है और मेरे पिता चाणक्य का बेटा मैं चाणक्य हूं। इतना सुनते ही वो आचार्य हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि चाणक्य को कौन नहीं जानता होता है। भले ही देखा ना हो बहुत लोगों ने, लेकिन नाम तो सबके कानों तक गूंज चुका होता है। अब चाणक्य के कहने पर वो जो चरवाहा लड़का है 16-17 साल का, वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। जितने में बाकी राजकुमार केवल वो पहाड़ का टीला चढ़ भी पा रहे होते हैं, उससे कई गुना तेजी से वो चरवाहा लड़का वापस नीचे उतर के भी आ चुका होता है। उसका एक कारण था कि उसके अंदर ये स्फूर्ति इस वजह से आई होती है कि वो चरवाहा होता है। और चरवाहों की खास बात होती है, जब वो जानवर चराते हैं तो जानवरों को पकड़ने के लिए उनकी स्पीड, उनकी स्प्रिंट स्किल और उनको पकड़ने के लिए जो अनदर स्किल्स होती हैं, वो सब बहुत कूट कूट के भर जाती हैं। चाणक्य को यह पसंद आता है कि उस लड़के के अंदर दृढ़ निश्चय है कुछ कर गुजरने का। चाणक्य वहीं पे पास में उसका घर होता है। अब देखिए, जो वो लड़का है उस लड़के का नाम है मुरा, उस लड़के का नाम है चंद्रगुप्त, लेकिन उसकी माता का नाम है मुरा। ठीक है, अब देखिए ये जो मौर्य नाम है ना, ये कहां से आया है? इसके पीछे 2-3 कंसेप्ट दिए गए हैं, क्योंकि अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने वाली है। ये मौर्य नाम कहां से आया है? तो देखिए, संस्कृत में मौर्य पता है किसको बोलते हैं? मयूर को बोलते हैं। और मयूर का मतलब क्या होता है? पीकॉक। और ये किसमें बोलते हैं? संस्कृत में। तो कई लोगों का कहना है कि क्योंकि वो एक मोर चराने वाला चरवाहा था, इस वजह से उसके नाम के आगे मौर्य लग गया। बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि वो मौर्य क्लैन से आता था, मतलब उसके जो फैमिली का जो कुल था, उस कुल का नाम मौर्य था। जबकि कुछ लोगों का तथ्य है कि उसकी माता का नाम मुरा था। ठीक है, तो मुरा का बेटा मौर्य कहलाया। और जो चंद्रगुप्त नाम है वो दिया गया था चाणक्य के द्वारा। बाकी इस लड़के के बारे में, इसका जो जीवन है, इस जीवन में जो उसका बचपन है, उसके बारे में बहुत कम एविडेंसेस मिलते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक गरीब था, एक चरवाहा था, तो उसका जो अर्ली जो बचपन का जो फेस बीता है, उसके बारे में बहुत कम एविडेंसेस हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी है। चाणक्य जाकर चंद्रगुप्त मौर्य की माता और पिता दोनों से आज्ञा लेते हैं और उनका कहना होता है कि मैं आपके बेटे का अब आगे का जीवन इस भारत के लिए चाहता हूं। मैं इसको ले जाना चाहता हूं तक्षशिला विश्वविद्यालय, और इसी को लेकर मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप अपने बेटे को विदा कर दें और इस राष्ट्र को समर्पित कर दें। उस बच्चे के मां बाप, ये वो दौर हुआ करता था जब जो गरीब होते थे, आज भी गरीबों की वही हालत है, लेकिन आज की डेट में वॉइस रेस कर देते हैं। आज की डेट में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है गरीबों को भी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फोन है, रिचार्ज कराते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, काफी अवेयरनेस है। लेकिन तब ऐसा नहीं होता था, तब लोग एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। तो चाणक्य के कहने पर इस लड़के के माता पिता उसको विदा कर देते हैं, यह सोचकर कि कोई बात नहीं, अगर इतना बड़ा काम होना है, इस राष्ट्र का निर्माण होना है,
तो मेरा एक बेटा राष्ट्र का ही निर्माण कर ले जाकर, बाकी बच्चे हमारी देखभाल कर लेंगे। और यहां से आचार्य चाणक्य इस 16 से 17 साल के लड़के को लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय चले जाते हैं। अब इस लड़के की ट्रेनिंग शुरू होती है। 1 महीने तक सिर्फ इसको काम दिया जाता है कि एक घने पेड़ के नीचे है, उस पेड़ की जो भी पत्तियां गिर रही हैं, एक भी पत्ती को जमीन पे नहीं गिरने देना है। 1 महीना जब हो जाता है तो ये लड़का झुंझला जाता है और आचार्य से पूछता है कि आचार्य, आप तो बोल रहे थे कि आप मुझे योद्धा बनाओगे, लेकिन आप मुझे ये क्या ही काम दे रहे हो? पिछले 1 महीने से सिर्फ मैं ये टूटती हुई पत्तियां ही कलेक्ट कर रहा हूं। क्या मेरा ये काम है? एक योद्धा का ये काम है कि पत्तियों को पेड़ से नीचे गिरने ना दे? तब चाणक्य ने उस लड़के को खड़ा किया एक किनारे और अपने 2 शिष्यों को बोला कि इसकी तरफ तीर चलाओ। जैसे ही तीर आते, चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ अपने आप उन तीरों को पकड़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य चाणक्य की से जो उसने सवाल किया था, उसका सीधा सीधा जवाब मिल गया था। पिछले 1 महीने से जिस तरीके से वो पत्तियों को पकड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था, आज वो अपने आप में परिपक्व था उसकी तरफ आते हुए किसी भी तीर को पकड़ लेने के लिए। उसका कंसंट्रेशन इतना हाई हो चुका था। साथ में पिछले 1 महीने से जो ये काम वो लगातार कर रहा था, उससे उस बच्चे के अंदर पेशेंस बहुत आ गया था। ये तो केवल एक बहुत छोटी सी बात है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो लिखी हुई है उसमें बखूबी बताया है कि चंद्रगुप्त को किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी। आज की डेट में जैसे एलीट स्पेशल फोर्सेस होती हैं, वो एक कमांडो बनाती हैं, वैसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य अब धैर्यवान भी है, कुछ ही सालों में परिपक्व हो जाता है, लेकिन इतने बड़े मगध साम्राज्य से लड़ेगा कैसे? इतने बड़े मगध साम्राज्य के सामने कैसे लड़ेगा चंद्रगुप्त? बहुत बड़ा मगध साम्राज्य है और पूरे देश में सबसे ज्यादा धन दौलत भी है। और ध्यान रखिएगा, धनानंद एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसा शासक है प्राचीन काल का जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। कितने? 99 करोड़ सोने के सिक्के। अब चंद्रगुप्त के पास विजन है, उसे अखंड भारत का निर्माण करना है, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े अंपायर को कैसे गिराएगा? उसके लिए आर्मी होनी चाहिए। तो चाणक्य का कहना होता है, जरा आसपास देखो कि तुम्हारा साथ कौन दे सकता है। चंद्रगुप्त को समझ आता है कि चाणक्य क्या बोल रहे हैं। वो आसपास देखता है तो उसे पता लगता है कि आमतौर पर जितनी भी जनता है मगध की, वो सब धनानंद से दुखी है, वो सब अपने राजा से दुखी है। और इस टाइम पर अगर कोई भी साथ दे सकता है उसका, तो यही आम जनता दे सकती है साथ। धीमे धीमे करके 1 से 2 वर्षों तक चंद्रगुप्त के द्वारा जो छोटे छोटे कस्बे हैं मगध के अंदर, जो छोटे छोटे कबीले हैं, उन सभी को एक नए भविष्य का विजन दिखाया जाता है। चंद्रगुप्त उनको कन्विंस करता है कि अगर आप अखंड भारत निर्माण करने में मेरा साथ दोगे तो आपको ये जितने भी दुख और दर्द हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। एक नए राष्ट्र में एक आम व्यक्ति कैसे रह पाएगा? इस लगातार बढ़ते हुए टैक्स से आपको छूट कैसे मिलेगी? इस अत्याचार से छूट आपको कैसे मिलेगी? ये जो आपसे गुलामी करवाई जा रही है सुबह शाम, इससे आपको छूट कैसे मिलेगी? और एक बेहतर राजा के अंतर्गत आप अपना जीवन और आपके बच्चे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? जब ये सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने दिखाया और लोगों को विश्वास जताया, तब धीमे धीमे करके जो कबीले थे, जो आसपास के छोटे छोटे गांव थे, उनको मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना करीब 1 लाख की बनी। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के अंदर जो उनके स्पेशल ऑफिसर्स थे, उनको भी अपनी तरफ मिलाया अपनी रणनीति और कूटनीति से, क्योंकि चाणक्य ने राजनीति, रणनीति और कूटनीति हर एक की पूरी ट्रेनिंग चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। कैसे लोगों को तोड़ना है, कैसे लोगों को आपस में जोड़ना है, यह सब कुछ बखूबी चंद्रगुप्त मौर्य को पता था। एक अखंड भारत का उभरता हुआ सम्राट,
जिसकी उम्र मात्र 20 से 22 साल है अब, और वो तैयार है मगध की गद्दी पर बैठने के लिए। सीधा हमला होता है। नंद साम्राज्य को खड़े होने का मौका नहीं मिलता है। धनानंद को अंदेशा ही नहीं होता है, वो तो इस मद में चूर होता है कि कोई उसके ऊपर आक्रमण ही नहीं कर सकता। इस समय पर जब धनानंद यह सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, आक्रमण हो गया है, लेकिन मगध की सेना से कौन लड़ पाएगा। लेकिन युद्ध में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं जब उसकी आधी से ज्यादा सेना चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ ही हो चुकी होती है। जब उसके वो अलायंसेस आसपास के, जिनको वो कभी भी बोलता था कि युद्ध में आना है, वो अब ऑलरेडी चंद्रगुप्त की तरफ खड़े थे। फिर क्या था? नंद वंश का विनाश होता है, धनानंद की मृत्यु होती है, और मगध में एक नई सत्ता की स्थापना होती है, और इसी को मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने का श्रेय किसको दिया जाता है? चाणक्य को। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेरे पीछे ये जितना भी आपको नक्शा दिखाई दे रहा है भारत का, इस नक्शे में जितना भी आपको गेरुआ रंग दिखाई दे रहा है, मिट्टी वाला, जैसे कि जिसको मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये ठीक है, इस पूरी जमीन पर मौर्य साम्राज्य ने कब्जा किया था। या आप ये बोल सकते हो, इस पूरी जमीन पर आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ मौर्य अंपायर का था। प्राचीन काल से लेकर, चाहे आप दिल्ली सल्तनत में आइए, चाहे आप मुगल सल्तनत की बात कर लीजिए, आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा जिसने इतनी बड़ी जमीन पर राज किया हो। आगे चल के गुप्त अंपायर आएगा, गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत बड़े रीजन पर रूल करेगी, लेकिन मौर्य साम्राज्य से कम एरिया पर। और आगे चल के आप मुगलों को देखोगे, वहां पर अकबर और औरंगजेब एक भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करेंगे, लेकिन इससे बहुत कम होगा वो। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत के इतिहास में अखंड भारत का निर्माण करने वाला सिर्फ एक ही राजा हुआ है, और भारत में आप बोल सकते हो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग राज करने वाला इकलौता राजा है, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य। पूरे अफगानिस्तान रीजन तक कब्जा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा है, ठीक है। अब इसी टाइम पर क्या है कि दूसरी तरफ कल हम लोग बात कर रहे थे कि अलेक्जेंडर आकर खड़ा हो गया है झेलम नदी के किनारे पर। अलेक्जेंडर ने झेलम नदी के इस पार राजा पोरस है, राजा पोरस को फरमान भिजवाया, यह भारत है, यह झेलम नदी बह रही है, अलेक्जेंडर की सेना यहां पर आके खड़ी है, ठीक है। पूरे फारस को जीतते हुए अलेक्जेंडर की सेना यहां आकर खड़ी है। अलेक्जेंडर अपने आप को देवता समझ रहा है, क्योंकि उसकी सेना भी अब उसे देवता मानती है, और अलेक्जेंडर को ऐसा लगता है कि अब वो दुनिया में जिस तरफ भी आंख उठाकर देखेगा उस पूरी हुकूमत पर कब्जा कर सकता है, जैसे कि वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा देवता है। उसको यह भ्रम हो चुका था। दूसरी तरफ भारत में झेलम नदी के इस पार पुरु साम्राज्य है, जिसके राजा हैं राजा पोरस। राजा पोरस को फरमान भेजा जाता है अलेक्जेंडर का कि झेलम नदी का पानी जब तक धीमा हो रहा है, आपके पास समय है, आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हो। राजा पोरस ने फरमान पढ़ा और उसका उत्तर भिजवाया कि यह जमीन भारत की है, और भारत की मिट्टी पे घुटने टेकने वाले पैदा नहीं होते हैं। तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है कि झेलम का पानी धीमा हो, और तुम्हारा इंतजार कर रहा है यहां पे राजा पोरस खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर को ऐसा जवाब उसकी जिंदगी में किसी से नहीं मिला होता है। आज तक अलेक्जेंडर पूरा फारस, मैसिडोनिया से लेकर यहां तक जीतता हुआ आया था। कोई भी अलेक्जेंडर के रास्ते में ऐसे नहीं खड़ा हुआ, या तो लड़के मरा तुरंत, और या तो सीधे उसने घुटने टेक दिए। ज्यादातर ने फारस के अंदर घुटने टेक दिए थे अलेक्जेंडर के आगे। अलेक्जेंडर को पहली बार लग रहा होता है, अब उसका दिमाग कंफ्यूजन में है।
राजा पोरस का यह जवाब देखकर। कंफ्यूजन में वो इसलिए है कि पहली चीज तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने वाकई में ये जो फैसला लिया है भारत में आने का, तो भारत को जीतना आसान नहीं होगा। ये तो केवल एंट्री पॉइंट है भारत का। इसके बाद भारत के अंदर कितने राज्य महाराजे होंगे वो तो एक अलग की बात है। तो पहली चीज उसके दिमाग में चल रही है कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसको जीता जहां पर इतने बड़े योद्धा हैं तो मेरा नाम कितना बड़ा हो जाएगा। अब दूसरा उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन यह चल रहा है कि बाबू कहीं भारत आके गलती तो नहीं कर दी है कि पता लगा मैं ही यहां से ना जा पाऊं, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार देख रहा होता है और उसे अभी वो राजा पोरस से मिला नहीं है, लेकिन राजा पोरस के एक जवाब से ही वो ये समझ चुका है कि सामने कोई आम आदमी नहीं खड़ा है, सामने कोई ऐसा ही आदमी खड़ा है जिसके पास लोहे का कलेजा है। कोई बात नहीं है, अलेक्जेंडर अपने टैक्टिक्स में बड़ा माहिर है, बैटल टैक्टिकल्स उसके बड़े ही तगड़े थे उस टाइम के हिसाब से। ऐसे ही वो यहां तक फारस को जीतता हुआ नहीं आया था, कुछ तो बात होगी ना उसके अंदर। पहली तो अलेक्जेंडर के जो योद्धा थे वो जरूरत पड़ने पर एक एक योद्धा 10-10 पर भारी पड़ता था, इतने तगड़े योद्धा थे तलवारबाजी में। दूसरा, अलेक्जेंडर की जो बैटल टैक्टिक्स थी वो अपनी सेना को शतरंज की बिसात की तरह यूज करता था। अपनी सेना को कई हिस्सों में डिवाइड करके रखता था और उसके एक आदेश पर सेना का एक हिस्सा आगे बढ़ जाएगा, कब दूसरा हिस्सा पीछे आएगा, कब तीसरा हिस्सा आगे से जाकर सामने वाले राजा की टुकड़ी को घेर लेगा। इस तरीके से वो पूरा युद्ध लड़ता था। अलेक्जेंडर अपनी सेना को आगे रखता था, पीछे किसी ऊंची जगह पर जाके खड़ा होता था जहां से उसको अपनी पूरी सेना दिखती थी, और वहां से वो फिर शतरंज की बिसात की तरह अपनी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को आगे पीछे करके लड़वाता था। लेकिन यहां पर तो बीच में झेलम नदी बह रही है। अब अलेक्जेंडर अपनी बैटल टैक्टिक्स में दिमाग लगाता है और अपना एक बहरूपिया यहां पर सामने खड़ा करता है। इस पार राजा पोरस की सेना भी अब तैयार खड़ी है कि किसी भी टाइम पर युद्ध हो सकता है, तो यहां पर राजा पोरस की सेना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अलेक्जेंडर अपना यहां पर बहरूपिया खड़ा करता है, राजा पोरस की सेना को दिख रहा होता है, यहीं पर टेंट वेंट लगे हुए हैं। राजा पोरस का जो सेनापति है और जो सिपाही है वो पोरस को एक एक पल की खबर दे रहे हैं। पोरस का कहना होता है अलेक्जेंडर पर नजर रखो, सिकंदर पर नजर होनी चाहिए हमेशा। राजा पोरस को अपडेट लगातार मिल रहे हैं कि हां अलेक्जेंडर सामने ही है, लेकिन बस यहीं पर सिकंदर दिमाग लगाता है। सिकंदर अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी लेके करीब 1000 लोगों को लेकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ झेलम नदी के किनारे किनारे। और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जहां पर झेलम नदी उसको सकरी मिलती है, सकरी का मतलब कम चौड़ी मिलती है, वहां से वो झेलम नदी को पार कर जाता है। राजा पोरस की सेना जो यहां पर है, यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर अलेक्जेंडर अपने 1000 लोगों के साथ नदी क्रॉस कर चुका है। और यहां पे एंट्री करते ही यहां पे जो छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कबीले थे, उन पर कत्लेआम चालू होता है। सीधा अटैक, वो 1000 लोग जो मिल रहा है सीधे उसको मार काट रहे हैं। थोड़ी देर में एक खबर राजा पोरस तक पहुंच जाती है। राजा पोरस अपने बेटे को भेजते हैं सेना की एक टुकड़ी के साथ, कहते हैं जाकर देखो, अलेक्जेंडर की तो सेना सामने खड़ी है, जाकर देखो, लग रहा है किसी और ने हमला किया है। थोड़ी ही देर में खबर आती है कुछ घंटों के बाद कि राजा पोरस का बेटा मारा गया यहां पर। और सेना की एक टुकड़ी है जो कि अब दक्षिण की तरफ बढ़ रही है, मतलब इधरी की तरफ आ रही है और बहुत जल्द पहुंच जाएगी। राजा पोरस का दिमाग तुरंत चल जाता है। राजा पोरस समझ जाते हैं कि अगर उनका बेटा मर गया है, इसका मतलब अलेक्जेंडर ये नहीं है
यह सिर्फ बहरूपिया है जो सामने दिख रहा है खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। अलेक्जेंडर नदी एक्चुअली क्रॉस कर चुका है और राजा पोरस आदेश देते हैं सेना को घुमाने का। राजा पोरस की सेना का मुंह जो इधर की तरफ पश्चिम की तरफ होता है, राजा पोरस बोलते हैं कि पूरी सेना को उत्तर की तरफ घुमाओ। अब यहां पर सेना उत्तर की तरफ घूमती है और देखते ही देखते वो 1000 लोगों की जो सेना की छोटी टुकड़ी है और उसमें सबसे आगे एक काला घोड़ा जिस पे बैठा हुआ है अलेक्जेंडर, एक हाथ में भाला है और एक हाथ में तलवार है। राजा पोरस अपने हाथी पर, सामने अलेक्जेंडर अपने घोड़े पर, केवल 1000 लोगों के साथ। पूरी सेना घूम चुकी है उत्तर की तरफ। अलेक्जेंडर का प्लान ही यही होता है कि हम इनको यहां पर इंगेज करेंगे और उतने में कैसे भी करके, चाहे कितने भी लोग मरे, यह नदी तो कुछ लोगों को पार करनी ही होगी यहां से। मैंने कहा ना, शतरंज की बिसात की तरह अलेक्जेंडर अपनी सेना से खेलता था। उसकी बैटल टैक्टिक्स बहुत तगड़ी थी। और इधर सीधा हमला होता है। ये 1000 वॉरियर्स राजा पोरस की सेना से लड़ते हैं। 1-2 घंटे तक तो बैटल ठीक ठाक दिख रहा होता है और इधर जो सेना है वो पूरी मशक्कत कर रही है कि नदी पार कर जाए। कई लोग बहते भी हैं, सैकड़ों लोग बह जाते हैं, लेकिन सेना धीमे धीमे करके नदी पार करने लगती है 2 से 2.5 घंटे में। इधर 2 घंटे तक युद्ध चल रहा है नॉर्मली, लेकिन 2 घंटे के बाद कुछ ऐसा दिखता है कि जो 1000 वॉरियर हैं ये पोरस की सेना पर भारी पड़ने लगे। पोरस की सेना में तितर बितर मचने लगी, क्योंकि ये एलीट वॉरियर्स थे, ये आम वॉरियर्स नहीं थे। एक एक 10-10 पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ से यह सेना आई है, इसने राजा पोरस को पीछे से घेर लिया है और इन्होंने दक्षिण से आक्रमण कर दिया। पोरस की सेना घिर गई है। उत्तर में आगे एलीट वॉरियर्स हैं, दक्षिण में ये जो सेना है अलेक्जेंडर की वो आ गई है। राजा पोरस अपने हाथी पर। अब इसके बाद होता है मौत का तांडव। राजा पोरस का जो हाथी है वो मौत का तांडव करता है। राजा पोरस के हाथ में भाला है 20 फीट का। हाथी के ऊपर से बैठ के राजा पोरस का भाला जिस तरीके से चल रहा होता है, एक एक बार में 3-3 लोगों की छाती के अंदर जा रहा है। 1.5 से 2 घंटे तक राजा पोरस अपने हाथी के बल पर अलेक्जेंडर की सेना से लड़े। और सिकंदर अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा योद्धा देख रहा होता है। उसके सामने नजारा कुछ ऐसा है कि राजा पोरस का हाथी अपनी सूंड से पूरे पूरे घोड़ों को उठा के फेंक रहा है। अलेक्जेंडर की सेना में खलबली सी मच गई है। वो हाथी जैसे पागल सा हो गया हो, और उस हाथी के बैठा हुआ ऊपर जो बैठा हुआ वॉरियर है राजा पोरस, वो उससे भी बड़ा पागल। चारों तरफ सिर्फ खून और मांस के लोथड़े उड़ रहे हैं। अलेक्जेंडर की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पोरस के हाथी के आसपास भी आए। लेकिन कितनी देर, आखिर पोरस तो घेर चुके थे। आखिरकार पोरस के हाथी को भाला घोंपा जाता है, हाथी चोटिल होता है और हाथी जैसे ही डगमगाता है राजा पोरस जमीन पे आके गिरते हैं। राजा पोरस को घेर लिया जाता है। 100 से 150 लोग बंदी बना लेते हैं और राजा पोरस का साम्राज्य अंततः सिकंदर के हाथों में होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी इच्छा कहां तक रहेगी यह आपको भी नहीं पता। आपको बचपन में याद होगा चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती थी। आज आपको चॉकलेट उतनी नहीं पसंद है, कल आपको बिल्कुल नहीं पसंद रहेगी। बचपन में आपको सब्जियां नहीं पसंद थी, आज आपको सब्जियां पसंद है, कल और ज्यादा पसंद आएंगी। हमारी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। आज आपको लग रहा है आपके पास नौकरी हो, गाड़ी हो, कल को जब गाड़ी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी ना, आप शांत हो जाएंगे। अलेक्जेंडर को यह साम्राज्य तो मिल गया होता है झेलम नदी के इस पार का, पोरस को बंदी बना लिया है। लेकिन अलेक्जेंडर की आंखों के सामने जो हुआ था
उससे वो बहुत इंप्रेस हुआ, क्योंकि वो खुद भी एक योद्धा था। वो राजाओं की कदर नहीं करता था, वो योद्धाओं की कदर करता था। उसकी मां ओलंपिया ने हमेशा उसको इसी बात पर जोर दिया था कि तुझे राजा नहीं बनना, तुझे वॉरियर बनना है। और इसी बात से इंप्रेस होकर अलेक्जेंडर फैसला लेता है कि वो राजा पोरस का राज्य पोरस को वापस करेगा, और राजा पोरस को इज्जत के साथ वापस से उनकी गद्दी पर बिठाने जाता है, और साम्राज्य में उसी रुतबे के साथ बिठाता है। और राजा पोरस के दरबार में राजा पोरस की व्याख्या करता है, और इस तरीके से अलेक्जेंडर आगे बढ़ने का फैसला लेता है। लेकिन अलेक्जेंडर की जो सेना है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। जब सेना ही आगे बढ़ने से मना कर चुकी है तो अलेक्जेंडर क्या करेगा? अकेला तो आगे बढ़ नहीं सकता। अलेक्जेंडर वापस यहां से लौटता है। इस पूरे बैटल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हाइडस पास। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हाइडस पास। हाइडस पास का मतलब पता है क्या है? क्योंकि ये जो झेलम नदी है इसको ग्रीक्स लोग हाइडस पास बोलते थे। ठीक है, पास का मतलब आज की डेट में आप देखते हो ना, जैसे कि पुल के नीचे से अंडर पास होता है, ऊपर से अगर पुल जा रहा है तो उसको बाईपास बोलते हैं। उसी तरीके से यह हाइडस पास है। मतलब जो ग्रीक्स आते थे यहां पर व्यापार करने के लिए, उनके लिए यह एक माइलस्टोन की तरह थी झेलम नदी। उनका कहना था कि झेलम नदी को पार करते ही एक्चुअल भारत शुरू हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने इसको हाइडस पास कहा है। और झेलम नदी के किनारे पर यह युद्ध लड़ा गया था, इस वजह से इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडस पास बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है। सौरभ का कहना है सर क्या राजा पोरस को किसी राजा ने साथ नहीं दिया था? राजा पोरस ने किसी राजा का साथ आसपास के अलायंसेस में तो मांगा था, लेकिन आप बोले अगर दिल्ली, राजस्थान, इधर के राजाओं से उन्होंने साथ भी नहीं मांगा था। इधर के राजाओं को शायद पता तक भी नहीं था कि यहां पर युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो बैटल ऑफ हाइडस पास की कहानी भाई सभी को समझ आई। अब चलिए की पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं फटाफट से। नंद वंश खत्म हो चुका है। ध्यान रखिएगा, यूनानी ग्रंथों में जो धनानंद है इसको एग्रमीस और जेंडमीस कहा गया है। ठीक है, धनानंद एक ऐसा शासक था जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। बैटल ऑफ हाइडस पास हो चुका है। इसी टाइम पर अलेक्जेंडर ने भी आक्रमण किया है। अब एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यह बनता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पर मगध का शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? उस टाइम पर मगध का शासक धनानंद था। ठीक है, कौन था? धनानंद। तो दरअसल ये चीजें पैरेलली चल रही हैं। उधर बैटल ऑफ हाइडस पास पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हो रहा है, इधर मगध में नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य तो अभी बना नहीं है, आप बोल सकते हो नंद साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संघर्ष चल रहा है। दोनों चीजें लगभग साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इसीलिए जब भी यह क्वेश्चन पूछेगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध पर कौन बैठा था, तो मगध की गद्दी पर बैठा था धनानंद। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य से हमें, मौर्य साम्राज्य के बारे में कहां से हमें पता लगता है? तो एक नहीं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है। इवन प्राचीन काल में मौर्य एम्पायर एक ऐसी डायनेस्टी है जिसके बारे में सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमारे पास है। यही कारण है कि एंशिएंट डायनेस्टीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मौर्य एम्पायर से पूछे जाते हैं। अब कहां कहां से पता लगता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से तो पता लगता ही है, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था तो अपने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया हुआ है। इसके अलावा विशाख दत्त ने किताब लिखी है मुद्रा राक्षस, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जिक्र किया गया है। मेगस्थनीज जो कि एक ग्रीक राइटर था, उसने इंडिका नाम की किताब लिखी है, उसमें भी मौर्य अंपायर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा मौर्य अंपायर के तीसरे सम्राट अशोक जो हुए हैं, जिन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था, उनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं, मतलब जो
पत्थरों पर उन्होंने जो लिखावट करी हुई है उससे भी हमें पता लगता है मौर्य एम्पायर के बारे में। और इसके अलावा पुराण हो गए, बौद्ध धर्म के लिटरेचर हो गए जैसे कि जातक वगैरह, इन सब से भी हमें मौर्य साम्राज्य के होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ओवरऑल मौर्य साम्राज्य को आइडेंटिफाई एक दो टेक्स्ट नहीं बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य एम्पायर के अंदर बेसिकली हमें ध्यान देना है इन तीन राजाओं के ऊपर, ठीक है। पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य, किस तरीके से बना है यह लड़का जो कि कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गया है, आपको पता ही है अब इसकी कहानी। चाणक्य ने इसको बनाया है, एक चरवाहा हुआ करता था मामूली, युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति बिल्कुल तब के इसने प्राप्त करी है और अब अखंड भारत का इकलौता सम्राट है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार आएगा गद्दी पर 297 से 273 बिफोर क्राइस्ट तक, और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक आएगा। इसी को द ग्रेट अशोक के नाम से जाना जाता है, जो कि 268 से लेकर 232 तक शासन करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी है। यह सब अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा उसने धनानंद को पराजित कर नंद वंश का भी विनाश किया। यहीं से चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। चाणक्य ने वापस से अपनी चोटी बांधनी शुरू करी। उसने भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना करी, क्योंकि अखंड भारत का मतलब ही यह है कि यह देश एक सम्राट से चलेगा। इस पूरे देश के ऊपर एक ही राजा की नीतियां अप्लाई होंगी, क्योंकि चाणक्य को इसी बात से तकलीफ थी कि हर एक राज्य के अंदर राजा अपनी मनमानी कर रहे थे, जिससे कि जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी थी। तो अब पूरे भारत के अंदर एक ही तरीके की पॉलिसीज और एक ही तरीके के टैक्स अप्लाई होंगे। 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस निकेटर पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। अब यह सेल्यूकस निकेटर कौन है, ध्यान दीजिएगा। अलेक्जेंडर वापस चला गया और कुछ टाइम के बाद अलेक्जेंडर की इराक वाले रीजन में मौत हो गई। अलेक्जेंडर वापस नहीं पहुंच पाया। यहां पे अलेक्जेंडर यहां से वापस गया, लेकिन वो वापस मैसिडोनिया नहीं पहुंचा। बीच में ही इराक वाले रीजन में उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि मलेरिया हो गया था उसे, कुछ इतिहासकारों का कहना है उसे हीट स्ट्रोक आया था, और कुछ का कहना है कि उसके जो जख्म थे उसमें इंफेक्शन इतना बढ़ गया था कि वो सरवाइव नहीं कर पाया। अल्टीमेटली सिकंदर की मौत हो जाती है इराक वाले रीजन में। लेकिन जब अलेक्जेंडर लौट रहा था तो ध्यान रखिएगा वो पूरे फारस को जीतता हुआ आया था, और फारस के आगे ये वाला रीजन है। ये वाला रीजन कौन सा है? आज की डेट में जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला रीजन है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान। उस टाइम पर तो ये कोई देश नहीं हुआ करते थे ना, ये सब अखंड भारत के अंतर्गत आता था, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, हिमालयन माउंटेन रेंजेस चालू होती हैं, और इसी के आगे सिंधु नदी बह रही है और झेलम नदी बह रही है, ठीक है, क्लियर है। तो वो यहां तक तो कब्जा करके आ ही गया था। तो अलेक्जेंडर जब लौट रहा था तो उसने जो अफगानिस्तान वाला और बलूचिस्तान वाला रीजन है, इसकी बागडोर अपने सेनापति को दे दी थी, मतलब अपने कमांडर को दे दी थी, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये कौन है? ही इज द आर्मी चीफ ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का जो सेनापति है उसको यहां की बागडोर देकर गया है कौन? अलेक्जेंडर वापस। उसका कहना था कि तुम ये अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला रीजन चलाओ, यहां पर तुम अपना साम्राज्य चलाओगे, ठीक है। अलेक्जेंडर वापस जा चुका है। मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है। लेकिन चाणक्य का कहना है, चंद्रगुप्त तुमने अखंड भारत का तो निर्माण किया है, लेकिन मैं तुमसे हमेशा कहता हूं सिंहावलोकन के बारे में। आपको पता है सिंहावलोकन क्या है? जिस पर मैं काफी बिलीव करता हूं। सिंहावलोकन का मतलब होता है जंगल का राजा भले ही शेर है, लेकिन उसकी एक फितरत है।
उसकी एक फितरत होती है कि शेर जब 20 से 30 कदम आगे बढ़ता है तो वो हमेशा पीछे मुड़ के जरूर देखता है। ये आप कभी भी देख लेना, आप किसी भी नेशनल पार्क जाएंगे, कभी आप जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क घूमने जाइएगा, तो आपको अगर शेर दिख जाए तो आप देखिएगा जरा उसे। 20 से 30 कदम जाने के बाद शेर हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा। वो पीछे पता है मुड़ के क्यों देख रहा होता है? कि कहीं कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो डर रहा है, ये उसकी फितरत है। और इसी फितरत को कहा जाता है सिंहावलोकन, कि सिंह का अवलोकन है ये। वो जंगल का राजा है, वो जब अपने एटीट्यूड पर आता है तो फिर भूखा नहीं सोता है। आपको पता है ना, शेर को और टाइगर को अगर लड़वा दें तो ज्यादातर चांसेस है कि टाइगर ही जीतता है, क्योंकि वेट में ज्यादा है, उसके जो नाखून है वो शेर से ज्यादा पैने होते हैं। इसके अलावा कैट ब्लड के अंदर ज्यादा वो क्लोज होता है टाइगर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी वाई लायन इज नोन एज द किंग ऑफ जंगल। उसको किंग क्यों बोलते हैं, टाइगर को किंग क्यों नहीं बोलते हैं? उसका सिर्फ एक ही कारण है, लायन का एटीट्यूड उसको राजा बनाता है। लायन का एटीट्यूड पता है क्या होता है? टाइगर हर दिन हंट करता है। टाइगर के सामने अगर कोई आ जाए तो हंट किए बिना छोड़ेगा नहीं, मार जरूर देगा, भले ही भूख ना हो, मार देगा, खाएगा नहीं, चला जाएगा। लेकिन शेर, शेर कई दिनों तक सोता है, 2 दिन 3 दिन तक सोता ही रहता है। और जब वो उठता है और उसे भूख लगती है, वो केवल तभी हंट करता है। टाइगर और लायन में एक सबसे बड़ा अंतर है कि लायन हमेशा भूख लगने पर ही हंट करेगा, लेकिन टाइगर कभी भी हंट करता है। लायन का अगर मूड नहीं है, उसके सामने छोड़ देगा। यह एटीट्यूड उसको किंग बनाता है। 3-4 दिन सोता रहेगा, बहुत सुस्त है, टाइगर की तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन जब उठेगा और जिस दिन उसे शिकार करना है तो उस दिन फिर शिकार वो करेगा। और फिर वो उस दिन हाथी का भी कर देगा शिकार, फिर वो उस दिन जिराफ को भी गिरा देगा। तो जो सिंहावलोकन है, चाणक्य का कहना है कि चंद्रगुप्त सिंहावलोकन करो, तुम भारत के सिंह हो। अब जरा मुड़ के देखो कि कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं आ रहा है। चंद्रगुप्त समझ चुका होता है कि चाणक्य क्या बोल रहे हैं, और चंद्रगुप्त के दिमाग में एक ही नाम आता है, और वो नाम है सेल्यूकस निकेटर का। दरअसल चाणक्य का कहना यह होता है, जरा दूर दूर तक देखो कि तुमने अखंड भारत का निर्माण किया है, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर कौन आक्रमण कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जवाब होता है, आज नहीं तो कल अगर उसके सामने कोई खड़ा होने वाला है तो वो सेल्यूकस निकेटर ही है। चंद्रगुप्त का कहना होता है, आचार्य क्या करना चाहिए? चाणक्य का कहना है, वही जो सिंह करता है। चंद्रगुप्त का कहना है कि सेल्यूकस निकेटर तो अब हमारा अलायंस है, हमारे साथ संधि हो रखी है, वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। चाणक्य का कहना है कि एक गद्दी है, इस गद्दी के लिए कोई भी आक्रमण कर सकता है, इस गद्दी के लिए भाई भी आक्रमण कर सकता है और बाप भी आक्रमण कर सकता है। यह चीज ही ऐसी है, तो फिर वो तो एक यूनानी है जिससे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम ये श्योर कैसे हो सकते हो कि सेल्यूकस कल को आक्रमण नहीं करेगा? चाणक्य का कहना होता है, बिना कुछ सोचे अखंड भारत के लिए सेल्यूकस निकेटर को उखाड़ फेंकना होगा। और फिर क्या था, सेल्यूकस निकेटर पर सीधा हमला होता है चंद्रगुप्त का। सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि उसके साथ छल हुआ है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपना कर्म कर रहा होता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है और आखिरकार सेल्यूकस निकेटर को घुटने टेकने पड़ते हैं, सरेंडर करता है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से इंप्रेस होकर अपनी बेटी हेलेना की शादी करता है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम क्या है? हेलेना। हेलेना का विवाह किससे करता है?
चंद्रगुप्त से। ठीक है, तो हेलेना कौन है? पत्नी है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 सफेद हाथी गिफ्ट करता है। ये उस टाइम के रिवाज वगैरह हुआ करते थे कि भाई अपने जो ससुराल वाले हैं उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया जाता था। कई राजे महाराजे घोड़े देते थे, कई बहुत अच्छी नस्ल की बकरियां दे देते थे, 2000 3000 भेड़ गिफ्ट कर देते थे ऐसे। तो क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का राजा है तो छोटी मोटी चीज तो देगा नहीं, तो वो सेल्यूकस निकेटर को बदले में, मतलब अपने ससुर को, फादर इन लॉ को 500 सफेद हाथी गिफ्ट करता है। और हेलेना अब पत्नी है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य पूरे अखंड भारत पर कब्जा कर चुका है। नाउ यू कैन इमेजिन चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा सम्राट था। मेगास्थनीज, जो कि मौर्य साम्राज्य में यूनानी राजदूत के रूप में आया था, इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, ये यूनानी एम्बेसडर बन के आया था। एम्बेसडर का मतलब आप यह समझ लीजिए कि सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन पे, जहां पे शासन कर रहा था, और भारत दोनों के बीच में अच्छे संबंध रखने के लिए उसने मेगास्थनीज को भेजा था। और मेगास्थनीज ने यहीं पर रहकर, मगध में रहकर, मौर्य साम्राज्य के ऊपर इंडिका नाम की किताब लिखी है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया हुआ है बखूबी। हालांकि बाद में सेल्यूकस निकेटर को ही सरेंडर करा दिया और सब अपने कब्जे में कर लिया था। जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में कौन से धर्म को अपनाया? आंसर होगा जैनिज्म को। एक ग्रीक राइटर हुआ करते थे जिसका नाम था जस्टिन। जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडकोटस कहा गया है। अब यह सेंडकोटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है किले का प्रहरी। ठीक है, यहां पर दो मतलब से सेंडकोटस कहा गया है। एक तो यह कि किले में रहने वाला कौन होता है? राजा होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा है इस पूरे भारत का। दूसरी चीज, किले का प्रहरी का मतलब यह है कि इस भारत को किला माना गया है और उसका प्रहरी, उसका रक्षक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कि कोई भी अब बाहर से आक्रमण करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो जस्टिन ग्रीक राइटर है उसने सेंडकोटस बोला है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड खत्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले ही अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी पर बिठा चुका होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण कैसे त्यागे थे पता है? खुद से प्राण त्यागे थे, मोक्ष की प्राप्ति करी थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जैनिज्म और बौद्धिज्म में लोग वानप्रस्थ हो जाते थे और उसके बाद सन्यास ले लेते थे। सन्यास का मतलब यह है कि उसके बाद खाना पीना छोड़ देते थे और मेडिटेशन में लग जाते थे। खाना पीना छोड़ने की वजह से अपने आप ही उनके प्राण, उनका देह त्याग देते थे। इसको सुसाइड मत समझिएगा, सुसाइड नहीं है ये। ठीक है, इसी को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण इसी तरीके से त्यागे थे और वानप्रस्थ होने से पहले अपने बेटे बिंदुसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया था। अब ये जो बिंदुसार है इसको भी कई नामों से जाना गया, जैसे कि जो ग्रीक सोर्सेज हैं, आप बोल सकते हो ग्रीक राइटर्स हैं, उन्होंने इसको अमित्र घात कहा। अमित्र घात का मतलब क्या है? स्लेयर ऑफ फोर्स, शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार के टाइम पीरियड पे छोटे मोटे जो भी आक्रमण पश्चिम की तरफ से हुए उन सब को बहुत आराम से बिंदुसार ने टैकल किया और अखंड भारत को सुरक्षित बनाए रखा। यूनानी ग्रंथों में इसको अमित्र चैट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, बिंदुसार ने क्या किया, जो बेटा है अशोक उसको उज्जैन का, इस मालवा वाले रीजन का गवर्नर नियुक्त किया और अशोक को यह जिम्मेदारी दी कम उम्र में ही कि तुम उज्जैन का पदभार संभालो। उज्जैन के अंदर टैक्सेशन व्यवस्था होनी चाहिए सही, सारा एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए। लेकिन अशोक बिंदुसार की उम्मीदों से कहीं आगे खरा उतरा। अशोक ने आसपास के विदर्भ के छोटे छोटे टाउन्स पर भी कब्जा करना शुरू किया। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ भी रुख करना शुरू किया और देखते ही देखते अशोक ने कई लाख एकड़ जमीन पर उज्जैन के दक्षिण की तरफ कब्जा कर लिया।
जब इस बात की खबर बिंदुसार को पड़ी तो बिंदुसार यह समझ चुका था कि अब उसकी जूतियों पर अशोक के पैर पड़ने का टाइम हो चुका है। मतलब जब बेटा बड़ा हो जाता है तो वो बाप के जूते पहनने लायक हो जाता है। बिंदुसार यह समझ चुका था कि अब यह टाइम आ चुका है कि अशोक को अखंड भारत की गद्दी दी जाए, मगध की गद्दी दी जाए। और फिर क्या था, अब सम्राट अशोक गद्दी पर बैठेंगे। दूसरी तरफ बिंदुसार ने क्या किया, पूरे दक्कन पर कब्जा किया, मैसूर तक। यह पूरा दक्कन हो गया, यह मैसूर वाला रीजन हो गया, दक्षिण भारत तक इसी वजह से कब्जा किया। क्यों? क्योंकि अशोक का बहुत बड़ा श्रेय था, बिंदुसार के बेटे अशोक का। अशोक जब राजकुमार था, जब राजा नहीं बना था, तभी उसने दक्षिण भारत में सेंध मार दी थी, और जिसकी वजह से बिंदुसार के सर पर यह टाइटल आया कि उसने दक्षिण भारत तक भी कब्जा किया। सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी, दूसरी तरफ जो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी है जिसका नाम है एंटीचोस, प्रथम ने मौर्य दरबार के यूनानी राजदूत के रूप में मेगास्थनीज की जगह दमाकस को दी। अब देखिए यहां पर समझिएगा, अभी तक मेगास्थनीज एम्बेसडर हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, एम्बेसडर मगध के अंदर, कहां का? उनका यूनानियों का। लेकिन अब मेगास्थनीज भी नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, तो अब मेगास्थनीज की जगह किसने ली? दमाकस ने ली, ठीक है। और दमाकस को भेजा किसने है? एंटीओकस ने। किसने? एंटीओकस ने। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है मेगास्थनीज को रिप्लेस किसने किया था, या मेगास्थनीज की जगह पर कौन सा ग्रीक राजदूत भारत में आया था? तो आंसर क्या होगा? दमाकस आया था भारत, ठीक है। कौन? दमाकस। क्लियर है इतनी बात सभी को? नाउ सम्राट अशोक, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। अगली क्लास में सम्राट अशोक के बारे में समझेंगे और कलिंग युद्ध के बारे में, उस कहानी को समझेंगे। आज की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को हम लोगों ने पढ़ा है। एक सेकंड मैं पूछता हूं, रोहित का कहना है सर मैंने बैच लिया है, क्या है क्लास लाइव है? जी हाँ लाइव है भाई, तभी मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ केशव, हाँ केशव, बच्चे कह रहे हैं कि अभी भी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। हम्म। और बोल रहे हैं पिछली 2 क्लासेस की नहीं अपलोड है, एक बार आप देख लो प्लीज़। हाँ, ठीक है भाई, करवा दो इसे, ठीक। भाई मिल जाएगा, बोल दिया है, बोल दिया है मैंने, आज ही अपलोड हो जाएगी। सर आज 2:30 बजे क्लास होगी? जी हाँ, आज 2:30 बजे क्लास है मेरे भाई, ठीक है। जिनकी भी इकोनॉमी चल रही थी, तो 2:30 बजे आज इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास होने वाली है, वहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, कल सैटरडे है लेकिन मैं क्लास लूंगा, तो ये वाली हिस्ट्री वाली क्लास कल सुबह 8:30 भी होगी, तो कल 8:30 AM पर मिलेंगे हिस्ट्री में। सौरभ का कहना है सर 2 घंटे तक चलने दीजिए, मजा आ रहा है। भाई मैं मजबूर हूं, 9:30 के बाद दूसरी क्लास भी चलती है ना, तो फिर मुझे छोड़ना होता है। थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाता है, जैसे कल 9:45 तक चल गई थी क्लास। सर फैमिली वाले मेंटली प्रेशर दे रहे हैं। भाई अगर फैमिली वाले ही नहीं समझ रहे हैं तो ना दूसरा एक रूम ले लो कहीं, फैमिली छोड़ दो, क्योंकि यही फैमिली वाले जब कामयाब हो जाओगे ना तो वापस आ जाएंगे। बड़ी ऐसी फैमिली मैंने देख ली है, तो ज्यादा फैमिली वालों के मेंटल प्रेशर में ना हो। 2 ही तरीके की फैमिली होती हैं, या तो आपके इस समय पर आपका साथ देंगी, हौसला बढ़ाएंगी, या तो आपको मेंटल प्रेशर देंगी, टॉर्चर करेंगी। अगर टॉर्चर कर रही है कोई भी चीज, फैमिली, गर्लफ्रेंड, दोस्त, यार, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अगर खराब हो गया तो कोई हाथ लगाने नहीं आएगा, और तुम्हारा जीवन अगर बन गया तो सब पीछे पीछे आएंगे, फिर चाहे फैमिली हो,
चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त यार हो, कोई भी हो, तो सिर्फ फोकस अपने जीवन पर करो। ज्यादा अभी नैतिकता का पाठ मत पढ़ो, इतिहास से सीखो। तभी बोलता हूं, वी रीड हिस्ट्री, वी टीच हिस्ट्री, बट वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। कल को अगर जोमेटो और स्विगी में काम करने की नौबत आ गई, कोई आपको एक फोन करेगा? बताओ, कोई आपको ये बोलेगा कि भाई बर्थडे में मेरे घर आना, ये लोग शादी का कार्ड है, आना जरूर। और अगर यही नौकरी लग गई तो आना तो छोड़ो, अपने इवेंट में बुलाने के लिए गाड़ी तक भेज देगा आदमी। मेरे भाई, हमारे देश की यह सच्चाई है। गरीब आदमी से कोई बात करना पसंद नहीं करता, गरीब आदमी को कोई चाहता नहीं है अपने घर बुलाना, कोई फोन नहीं उठाता गरीब आदमी का। इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। और मैं आप सभी के फैमिली मेंबर्स को भी कहना चाहता हूं, जो ये क्लास सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो सुना देना, कि आपके पास भी ये समय है कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छी मेमोरीज बना लीजिए और उसे मेंटली सपोर्ट करिए, ताकि कल को आपके बच्चे की जब नौकरी लगे तो वो आपको भी उतनी दृढ़ता से सपोर्ट करे। और या तो अगर आप मेंटल प्रेशर देंगे तो आप अपने बच्चे के अंदर जहर ही डाल रहे हैं। कल को जब वो कामयाब होगा तो वो इन चीजों को याद रखेगा। कृपया करके ऐसा मत करें। आज की डेट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है, अपने बच्चों को तंग करना बंद करें। इस टाइम पर हर एक फैमिली की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें। नहीं मेंटल सपोर्ट कर पा रहे हैं तो टॉर्चर ना करें, कम से कम आंख भी ना दिखाएं। और एक बात और, कई सारे फैमिली वालों को ये लगता होगा आपके घरों में, मैं नाम नहीं ले रहा किसी रिश्ते का, लेकिन लगता होगा कि उन्होंने आपके ऊपर पैसा बहुत खर्च कर दिया, आपके फॉर्म में इतनी फीस लगती है, आपके ऊपर एहसान कर दिया। मैं मानता हूं यहीं तक कि आपके ऊपर खर्च कर दिया, आप फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि आपके ऊपर आपकी फैमिली ने एहसान किया है। पैदा भी तो उन्हीं ने किया है, तो जब आपने पैदा किया है तो आप ही को पालना पड़ेगा। गलत बात है ये सब। सर लाइब्रेरी ज्वाइन करें क्या? कर सकते हैं, अगर आपके पास सेल्फ स्टडी से टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, वरना ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे तभी आपका पेपर निकलेगा। आप सेल्फ स्टडी घर पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। देखिए, लाइब्रेरी उनके लिए आज की डेट में लाइब्रेरी कल्चर बेहतर हो चुका है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा मेरे घर वाले मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है ऐसे बच्चे लाइब्रेरी में चले जाते हैं कि भाई घर वालों की शक्ल ना दिखे, 8-10 घंटे वहां पे पढ़ते हैं। तो अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो लाइब्रेरी मत ज्वाइन करिए, अपने कमरे में ही पढ़ाई करिए। लेकिन घर पे ही अगर टॉक्सिक माहौल पैदा कर दिया है घर वालों ने, तो फिर तो बाहर भागेगा ही ना आदमी। ठीक है। सर रीजनिंग क्लास क्यों नहीं हो रही है? बलराम सर की अभी हेल्थ नहीं ठीक है, इस वजह से रीजनिंग क्लास नहीं हो रही है। होपफुली मंडे से उनकी क्लास होगी। सर हिस्ट्री याद कैसे करें? चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या फिर दूसरा और कोई भी सब्जेक्ट हो, जीएस का, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। हर 3 से 4 दिन में जो भी पढ़ा है उसको रीडिंग कर लो बस। याद नहीं करना है कुछ, याद अपने आप हो जाएगा। बस आप रीडिंग करिए बार बार। आप जब भी ये सोचेंगे, ये एटीट्यूड लाएंगे कि आज मुझे ये 4 पेज याद ही करके उठना है, आपको वो तो हो जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद गारंटी नहीं है कि दिमाग में रहेगा। लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप केवल रीडिंग अगर हर 3-4 दिन में करते रहेंगे, जो आपने पढ़ रखा है, जितने आपके पीडीएफ है या नोट्स हैं, तो आपको याद होना जरूर चालू हो जाएगा और आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन हिट करोगे। ठीक है, चलिए अभी की बात यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में 8:30 बजे इसी के आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।